नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है विश्वास की शाखाएं। विश्वासघात की मुंडेर पर अब और कोहनी टिकाए खड़े रहना उसके लिए असंभव हो गया था। कुछ समय तक तो चीज़ों को सहा जा सकता है, उन्हें नज़रअंदाज भी किया जा सकता है, पर फिर विराम लगाना ही पड़ता है। जिंदगी की खूबसूरती को अगर कोई नष्ट करने लगे तो दो ही सूरतें होती हैं उससे निजात पाने की। या तो उसे ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दिया जाए, या फिर नासूर बनने से पहले ही जख्म का इलाज कर लिया जाए। अब तक वह भी समाधान तलाश रही थी ताकि नासूर न बने जख्म, लेकिन शायद उसकी कोशिशों में ही कोई कमी रह गई होगी, इसलिए तो जख्म हरा होता चला गया। शरीर का कोई अंग विषाक्त हो जाए तो डॉक्टरों को उसे अलग करते देर नहीं लगती। किस इंसान को अच्छा लगता है कि उसके शरीर का एक हिस्सा उससे अलग हो जाए, पर विकल्प न होने पर ही ऐसा निर्णय लिया जा सकता है। समाधान स्वरूप उस विषाक्त अंग को कटवाना ही पड़ता है। तो क्या उसे भी ऐसा ही समाधान ढूंढना पड़ेगा? एक बारगी सिहर उठी नियति। क्या वह कर पाएगी ऐसा? कृति को अपने से अलग करने का ख्याल से ही वह कांप उठी। फिर क्या जख्म का दर्द जिंदगी भर के लिए सहने को तैयार है वह? मन की आवाज़ ने उसे झंझोरा। नहीं, मुंह से अनायास ही निकला उसके। वह कॉलेज के अंतिम वर्ष में थी जब एक कार एक्सीडेंट में उसके मम्मी पापा उसे छोड़कर गए थे। तब कीर्ति भी उनके साथ ही थी। उसे खरोश तक नहीं आई। मम्मी पापा के शव को देखकर नियति के शरीर में तो जैसे प्राण चुक गए थे, पर कृति जब उसकी गोद में सिर रखकर आंसुओं के अथाह समुद्र में डूबने लगी तो जैसे उसे अपनी जिम्मेदारियों का बोध हुआ। कैसे टूट सकती है वह? कृति तो उसे ही संभालना होगा। कहने को कृति नियति से 3 बरस छोटी थी और उस समय 12वीं में पढ़ रही थी, पर वह तो उसे एक नन्ही बच्ची ही मानती थी। उसकी शरारतें, उसकी जिद उसे बड़ा होने ही नहीं देती थी। मम्मी अक्सर कहती, इतनी बड़ी हो गई है, इठलना नहीं छोड़ा, जब देखो तब बस शीशे के सामने खड़ी रहती है। अरे इससे आगे भी तो सोचा कर। तब कीर्ति झट माँ के गले में बाहें डाले कहती, मुझे तो ब्यूटी क्वीन बनना है, मुझसे कुछ और नहीं होगा। पढ़ाई और कुछ बनने के लिए सपने आप दीदी से पूरा करें। मुझे तो सजना पसंद है। उसकी चुलबुली हंसी से तब पूरा घर महक उठता। नियति भी सदा उसी की तरफदारी करती। मम्मी, वक्त आने पर सब सीख जाएगी, इसे अभी जापानी गुड़िया ही बनी रहने दो। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी यही जापानी गुड़िया कभी उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी। उसी की खुशियों पर बड़ी बेरहमी से अधिकार जताएगी, वैसे ही जैसे बचपन से करती आई है। शुरू में नियति दीदी को छोड़ने के ख्याल से बना यह मजाक अब उसकी आदत बन चुकी है। अब वह नियति की हर चीज़ को लेना या छीन लेना अपना हक मानने लगी है। हाय दीदी, यह दुपट्टा कितना सुंदर है, इसे तो मैं ले रही हूँ। यह कीर्ति उससे कपड़े मेकअप का सामान कुछ भी नहीं छोड़ती थी। कई बार नियति बहुत मन से अपने लिए कुछ लाती, पर कीर्ति मांगती तो वह इनकार न कर पाती। उसे मन मारते देख मम्मी गुस्सा होती थी। नियति, तू यह ठीक नहीं कर रही है। अपनी बहन के लिए कुछ करना ठीक है, पर अपनी खुशियों को दांव पर लगाकर नहीं। कोई बात नहीं मम्मी, अभी छोटी है इसलिए ऐसा करती है। यह उसका प्यार है। लगता है छोटी है कहकर ही उसने कीर्ति को कभी बड़ा होने नहीं दिया। लेकिन अब एकाएक वह कृति जो मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद भी उसका ही पल्ला पकड़े घूमती थी, इतनी बड़ी हो गई है कि उसकी ही सबसे अमूल्य चीज़ को छीनने का आमाद है। अगर उसके बढ़ते कदमों को रोका नहीं गया तो सिहर उठी नियति। बहुत मुश्किल से जिंदगी को वापस ढर्रे पर लाई थी नियति। मम्मी पापा के जाने के बाद रिश्तेदारों ने मदद की, पर उनकी भी अपनी सीमाएं थी। एमए की डिग्री हासिल करने के बाद उसने पापा का बिजनेस संभालना शुरू किया। बैंक बैलेंस ने भी बहुत सहारा दिया। कहाँ तो मम्मी उसके ब्याह के सपने देख रही थी और वह एमबीए करने के। तमाम सपनों को विराम लगा। उसने केवल बिजनेस और कीर्ति पर सारा ध्यान लगा दिया।
वह नहीं चाहती थी कि उसकी जापानी गुड़िया को किसी भी बात की कमी या दुख महसूस हो। प्रणव पापा के ऑफिस में ही काम करता था, चार्टेड अकाउंटेंट था, इसलिए सारा फिनांस उसी के हाथ में था। स्मार्ट, व्यवहारिक, हर चीज़ को ढंग से सुलझाने की आदत और स्पष्टवादिता के कारण ही वह लोकप्रिय था। ऑफिस स्टाफ से पता चला कि वह पापा का चहेता भी था। काम और सलाह लेने के लिए नियति का उससे नित्य ही संवाद होता। एक तरफ उसका अकेलापन, बढ़ती हुई जिम्मेदारियां और दूसरी तरफ प्रणव का व्यवहार। नियति उसकी ओर झुकती चली गई। प्यार की कोपले शायद दोनों के ओर से फूटी थी, इसलिए तो प्रणव ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। साथ में यह भी जतला दिया कि यह न समझे कि वह उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है। चाहत का जज्बा प्रणव की आंखों से उतरकर दिल में समाया था नियति के। कृति बहुत खुश हुई यह जानकर। दीदी को दुल्हन बना देख झूम उठी वह। प्रणव से वह बार बार जीजाजी कहकर लिपटती। कई लोगों ने टोका भी, कृति तू कॉलेज में पढ़ती है, कोई बच्ची नहीं है, रिश्तों की मर्यादा रखना सीखो। लेकिन वह कहाँ सुनने वाली थी। इठलाती हुई हर किसी को मुँह चिढ़ा देती। प्रणव के माता पिता दूसरे शहर में रहते थे, इसलिए वह नियति के घर में ही रहने लगा। उसकी और कृति की बहुत पड़ती थी। हंसते खिलखिलाते यहाँ वहाँ घूमते वक्त पंख लगाकर उड़ने लगा। नियति और प्रणव के बीच हमेशा कीर्ति होती। यहाँ तक कि हनीमून पर भी वह उनके साथ गई थी। नियति को तो बुरा लगने का सवाल ही नहीं था। प्रणव ने भी बड़ी समझदारी से उसका साथ दिया। कीर्ति की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई थी। नियति चाहती थी कि वह MBA करे, पर वह और पढ़ना नहीं चाहती थी। सारे दिन मस्ती, सजना संवरना और प्रणव के घर लौटने पर देर रात तक गप्पे मारना, पिक्चर देखना, यही उनकी दिनचर्या बन गई थी। नियति भी सारे दिन ऑफिस में थक जाती थी, इसलिए कीर्ति के आने वाले बदलाव को नहीं देख पाई। फिर एकाएक ही प्रणव और कीर्ति की बढ़ती निकटता से उसे सहमा दिया। क्या कीर्ति एक बार फिर उसकी चीज़ों की तरह प्रणव को भी? माना कि दोनों ही उसकी जिंदगी के अभिन्न हिस्से हैं, दोनों को ही वह दुखी नहीं कर सकती है, पर इस दुविधा में क्या वह कीर्ति के बढ़ते कदमों को रोकेगी नहीं? कीर्ति को सही गलत का ज्ञान कराने का दायित्व उसी पर तो है। भटकते हुए कदमों को उसने आज नहीं रोका तो हो सकता है कि कल कीर्ति ही उसी के लिए दोषी ठहराने लगे। आखिर वह जिस ओर जा रही है उसका परिणाम सुखद तो नहीं हो सकता। कीर्ति के आकर्षण की तीव्र आंधी प्रणव को तो बहा ही रही है, साथ ही नियति की जिंदगी के हरे भरे वृक्ष को भी उसने झकझोरना शुरू कर दिया है। और इस आंधी के प्रभाव को रोकने के लिए उसने आकर्षण के इस दरवाजे को बंद नहीं किया तो पेड़ को जड़ से उखाड़ते देर नहीं लगेगी। उसकी दोनों ही मजबूत शाखाएं टूटकर गिर जाएंगी। प्रणव या कीर्ति दोनों को ही वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसे लगता था कि दोनों में से जो भी दुखी हुआ उसी के आंसू झरेंगे, प्यार और विश्वास उसी का चला जाएगा। उसने घर में थोड़ा ज़्यादा वक्त गुजारना शुरू कर दिया, खासकर कीर्ति के साथ। उन दोनों के इशारों को वह जानबूझकर नज़रअंदाज कर जाती। वह जानती थी कि चिंगारी को दबाए रखना ही ठीक है, अगर उसे आग दिखा दी तो सब राख हो जाएगा। वैसे भी जब बात खुल जाती है तो शर्म के पर्दे भी गिर जाते हैं। यह भी संभव था कि दोनों ही शर्मिंदगी महसूस करते, इससे हार तो उसी की होनी थी। अक्सर बातों बातों में वह कीर्ति को जिंदगी की सच्चाइयों से परिचित कराने की कोशिश करती। तुम्हें अपने बारे में कुछ सोचना होगा। तुम पढ़ना नहीं चाहती तो ठीक है, फिर तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। पर दीदी मैं शादी नहीं। वह घबरा सी गई थी। पर क्यों? तुम किसी को पसंद करती हो तो बता दो, मैं और तुम्हारे जीजाजी उसके बारे में पता कर लेंगे। देखो ना, मैं और प्रणव दोनों ही काम में व्यस्त रहते हैं, इसलिए शादी करने से तुम्हें भी साथ मिल जाएगा। जीजाजी पर नियति खास जोर देती तो कीर्ति के चेहरे का रंग बदलने लगता।
प्रणव मुझे कितना प्यार करते हैं, ऐसे ही प्यार करने वाला साथी तुम्हें मिल जाए तो मेरी जिम्मेदारी खत्म हो। फिर हम भी अपना परिवार बढ़ाने के बारे में सोचे। दीदी, प्रणव जीजू आपसे बहुत प्यार करते हैं ना? हाँ, और करेंगे क्यों नहीं। वैसे भी इसमें बताने जैसी क्या बात है। अपनी दीदी के चेहरे पर छाई रंगत व आंखों में तैरते चटकीले रंगों को देखकर क्या तुम्हें पता नहीं चलता? बहुत ही समझदार है वह। कभी कभी तो हर इंसान बहकने लगता है, पर मेरे साथ वह बहुत खुश हैं। वे बहके भी तो मेरी मजबूत बाहों का घेरा उन्हें संभाल लेगा। मतलब बुरी तरह से चौंक उठी थी वह। अब हर चीज़ का मतलब तो नहीं होता। वह तो मैंने यूं ही कह दिया था। बस अब मैं तेरे लिए लड़का ढूंढने की मुहिम शुरू कर रही हूँ। उस दिन तो बात वहीं ख़त्म हो गई, पर नियति ने महसूस किया कि कीर्ति इन दिनों बहुत खोई खोई सी रहने लगी है। उसकी बातों को अब काटती भी नहीं है, यहाँ तक कि उसकी चीज़ों को लेने की जिद भी नहीं करती। शायद वह अपने आप से लड़ रही थी। उसका इठलाना अल्हड़पन कहीं पीछे छूट गया था। कुछ गंभीरता भी उसके अंदर आ गई थी। प्रणव से भी वह ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। एहसासवत का जो बवंडर प्रणव के रूप में उसके अंदर उमड़ा था, वह केवल एक पुरुष का साथ पाने की ललक और उम्र का बहाव ही था। एक दिन उसे अपनी सहेली की शादी में जाना था। उसने सलमे सितारे जरी सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी तो नियति उसे निहारती रह गई। फिर जल्दी से जाकर अपनी मोतियों की माला और बूंदें ले आई। ले, इसे पहन ले, मैच करेंगे इस साड़ी के साथ। पहले की तरह कीर्ति ने न तो दीदी के हाथ से उन्हें छीना, ना ही लेने की कोई उमंग उसके अंदर झलकी। नहीं दीदी, मैंने यह साड़ी पहन ली है, यह काफ़ी है। ज़्यादा चटक मटक अच्छी नहीं लगती। इसके ब्लाउज पर वैसे भी बहुत हेवी वर्क किया हुआ है। पहन लो ना कीर्ति। अचानक वहाँ प्रणव आ गए थे। नहीं जीजू, कब तक दीदी की चीज़ें छीनूंगी मैं। उसके स्वर की उदासी ने भिगो दिया नियति को। फिर अगले ही पल जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए इठलाते हुए कीर्ति बोली, आफ्टर ऑल मेरा अपना ओरिजिनल भी तो कुछ होना चाहिए। माना दीदी मेरी सब कुछ हैं। आज तक मैं केवल उनकी परछाई बनकर जीती आई हूँ, पर दीदी ने मुझे लेकर जो अनगिनत सपने देखे हैं, उन्हें भी तो पूरा करना है ना जीजू। प्रणव उसकी बात सुनकर एक पल को तो सकपका गया। फिर सहज होता हुआ बोला, बिल्कुल पूरे करने चाहिए। तुम्हारी दीदी तुम पर जान छिड़कती है। हर समय तुम्हारी ही फिक्र लगी रहती है उसे। इसलिए दीदी, मैंने फैसला किया है कि मैं आगे पढ़ूंगी, पर विदेश में। ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी से मैंने फॉर्म भी मंगवा लिया है। पर यहाँ क्यों नहीं? नियति उसे अपने से दूर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अपने दम पर कुछ करके दिखाऊं। आपका प्यार और विश्वास मेरा संबल है, पर उस संबल को मैं अपनी ताकत बनाना चाहती हूँ, कमजोरी नहीं। कीर्ति कसकर नियति से लिपट गई। मजबूत पेड़ के तने की तरह नियति ने कीर्ति को बाहों में सहेजा और प्रणव की ओर देखा। उसकी नज़रों में गिलानी और आश्वासन के मिले जुले भाव थे। अपने दोनों अभिन्न हिस्सों, अपने जीवन की दोनों शाखाओं को सुरक्षित देख खुशी के आंसू उसकी आंखों से बह निकले। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।